Hello students, welcome Sunrise online classes. Today topic is functions of marketing. इससे पहले हमने मीनिंग समझा था. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी समझा था कि मार्केटिंग क्या होता है. मार्केटिंग ये होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना. तो कस्टमर को हम सेटिस्फाइड तभी कर सकते हैं जब हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी गैदरिंग करेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे. तो उसी के अंदर शॉर्ट में मैं बता देती हूँ. आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर एंड डेवलप प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली. इट मीन सबसे पहले हमें कस्टमर की नीड क्या है उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, उसमें क्या चेंजेस चाहता है, वो क्या उसके अंदर नई क्रिएटिविटी चाहता है, उन सारी बातों को पता करना. देन डेवलप प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली. उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे या बनाएंगे. ओके जब हमने ये चीज़ पता कर ली है कि नीड क्या है, तो उसके बाद हमें जो सेकंड मेन पॉइंट है स्वॉट एनालिसिस करना है. क्योंकि गैदरिंग तो हो चुकी है, अब हम किसका एनालिसिस करेंगे? स्वॉट का मीनिंग क्या होता है? स्वॉट का मीनिंग होता है एज फॉर स्ट्रेंथ. इट मीन्स हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमारी स्ट्रेंथ कितनी है. देन वीकनेस, उस वीकनेस को हम कैसे कम करेंगे, साथ साथ में हमारे बिजनेस के अंदर क्या क्या वीकनेस हैं, उन वीकनेस को कैसे कम किया जा सकता है, साथ में हमें उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. नेक्स्ट T4 थ्रेट, हमें किन किन खतरों से बचना रहेगा. ओके तो ये सारी चीज उसके अंदर हमें एनालिसिस करनी है. अब बात ये आती है कि साथ साथ में कि हम इंफॉर्मेशन तो कस्टमर से गैदरिंग करेंगे, पर ये कैसे गैदर होगी, हम कैसे लेकर आएंगे. तो गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट. या तो हम ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं, SMS के थ्रू ले सकते हैं, डोर टू डोर रिसर्च करके भी ले सकते हैं. कितनी बार आपने देखा होगा कि SMS पर हमारे पास में कई इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाइड है या नहीं है. तो ये हमारा कस्टमर्स का ये क्या ले रहे हैं? फीडबैक ले रहे हैं. डोर टू डोर कितनी बार सेल्समैन हमारे घर पर आते हैं और उसका फीडबैक लेते हैं. ओके नाउ सेकेंड पॉइंट, मार्केट प्लानिंग. हम यहाँ एक प्रोसेस की तरह करेंगे तो हमें इजी गोइंग याद हो जाएगा. सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी थी, अब हमें करना है मार्केट प्लानिंग. इट मीन्स जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की अब हम प्लानिंग करेंगे कि आफ्टर रिसर्च कंपनी मेक टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कि अब हम हमारा जो है ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाए. जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि हम माल को कैसे सेल करेंगे, क्या प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करेंगे, इन सारी बातों की जो प्लानिंग की जाएगी वो कहलाएगी आपकी मार्केट प्लानिंग. नाउ थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. जब हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली है, उसके बारे में प्लानिंग कर ली है, तो अब हमारी थर्ड स्टेप आती है डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. इन दिस मार्केटर डिसाइड क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, शेप और डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, टाइप ऑफ पैकिंग, हाउ मेनी मॉडल्स, हाउ टू मेक प्रोड्यूस बेटर देन द कंपिटिटर प्रोडक्ट. अब जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके बाद बहुत सारी बातों पे हमें और डिसाइड करना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसका स्टैंडर्ड कैसा होगा, हम उसका प्रोडक्ट का शेप कैसा रखेंगे, कैसा डिज़ाइन बनाएंगे, उसकी पैकिंग कितनी तरह की हो सकती है. जैसे कि हम एक ही प्रोडक्ट देखें तो अलग अलग पैकिंग में आता है. जस्ट लाइक अगर हम नॉर्मल एग्जांपल ले लें घी, तो घी आपका 500 के पैकेट में भी आता है, 250 ग्राम के पैकेट में भी आता है, किलो के पैकेट में भी आता है, 5 kg के पैक में भी आता है. इट मीन्स टाइप ऑफ पैकिंग. हाउ मैनी मॉडल्स, कितने तरह के मॉडल्स बनाए जाएंगे. इसमें हम ये देख सकते हैं जैसे कि हम मोबाइल में कीपैड भी होता है, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं. तो ये डिपेंड करता है मॉडल, हम हमारे प्रोडक्ट के कितने तरह के मॉडल्स बनाएंगे. हाउ टू मेक प्रोडक्ट बेटर देन कम्पिटिटिव प्रोडक्ट. ये वाला पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब वो कम्पिटिटर मार्केट से बेटर होगा. तो हमें उसमें कुछ इस तरीके का इनोवेटिव कहें और क्रिएटिविटी कह लें कि वो अगर जब तक नहीं होगी कम्पिटिटर प्रोडक्ट से, तब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा. तो इस बात पे हमें यहाँ बहुत ध्यान देना है. हाउ टू मेक प्रोडक्ट बेटर देन कम्पिटिटर प्रोडक्ट. ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग.
दोनों ही पॉइंट्स आपको मिलते जुलते लगते हैं। पहले मैं डिफरेंस क्रिएट कर देती हूँ इसके अंदर। स्टैंडर्डाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, मेंटेन क्वालिटी। स्टैंडर्ड, इसके अंदर क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। इट मीन्स जैसे कि हम अभी बात करी थी कि मोबाइल के अंदर बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि कीपैड भी होगा, टच स्क्रीन में भी अलग अलग वर्जन्स के मोबाइल आपको मिलेंगे। बट अगर उसके स्टैंडर्ड की बात की जाए तो हर एक क्वालिटी बेटर है। जैसे कि हमने सैमसंग देख लिया, सैमसंग का कीपैड भी अच्छा होता है, तो एंड्रॉयड वर्जन भी होता है, मतलब क्वालिटी सबकी बहुत बढ़िया, मतलब स्टैंडर्ड पीस है ना। अब हम बात करें ग्रेडिंग को हम एज ए मॉडल कह सकते हैं। क्लासीफाई द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड क्वालिटी। इट मीन साइज की बात कह लें हम, मोबाइल में कीपैड आपका स्मॉल भी होता है, फिर उससे और बड़ा होता है, फिर और बड़ी साइज में होता है। क्वालिटी, हर एक की अलग अलग क्वालिटी पे भी हम मोबाइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। या जस्ट लाइक 2 GB रैम मोबाइल, 4 GB रैम मोबाइल, 6 GB रैम मोबाइल, तो ये अपने अपने बेसिस पर काम करेंगे, पर होंगे ही सब स्टैंडर्ड वाले। आई थिंक सो आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट समझ में आ गया होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड वाला है, बट उसकी ग्रेडिंग हमने साइज और क्वालिटी के बेस पर कर रखी है। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि राइस हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें राइस सभी अच्छे लगते हैं, बट हो सकता है कोई 50 रुपये kg हो, फिर कोई 60 रुपीज़ होता है, कोई 100 रुपये kg भी हो सकता है। तो ये उन्होंने क्वालिटी के बेस पर अलग अलग तरह के राइस रख रखे हैं। ओके, थ्रू ग्रेडिंग मार्केटर कैन गेट हायर प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। जिस मार्केटर ग्रेडिंग करके अच्छी क्वालिटी का अच्छा प्राइस भी रख सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की। ओके, नाउ नेक्स्ट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये आपके प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है। ओके, डिज़ाइन ऑफ पैकेट, रैपर, कार्टून एक्सेट्रा, इन चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपका पैकेट का जिस तरह की पैकेट की क्वालिटी होगी उतना ही वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये जो चीज़ होती है साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करती है। क्योंकि कितनी बार हम जो कस्टमर होते हैं वो पैकिंग को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है कि दूसरे कंपटीटर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वही होगी, बट आपकी पैकिंग उसको अट्रैक्ट कर देगी। जस्ट लाइक अगर हम ये कहें कि एक चिप्स का उदाहरण ले लें कि एक खुली चिप्स बेच रहा है और एक आपने पैकेट में बेची है, तो खुली चिप्स में ये होता है कि वो कुछ समय बाद सील हो जाती है, बट जो पैकेट चिप्स होती हैं वो कुछ समय बाद क्या लंबे समय तक भी सील नहीं होता है। तो ये आपके साइलेंट सेल्समैन का काम कर रही है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ओके, नाउ लेबलिंग क्या है? लेबलिंग हमें इंफॉर्मेशन देती है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कस्टमर को बताती है, जैसे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायर डेट क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये सारी उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल हमें इन्फॉर्मेशन देती है, और ये कंपलसरी होता है हमें लिखना। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग जो होता है एक प्रोडक्ट का स्पेशल नेम होता है जो एक प्रोडक्ट को दिया जाता है। आपने भी सुना होता है कितनी बार, हम जो होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम ब्रांडेड चीज़ें खरीदना ही पसंद करते हैं। तो इसके लिए कंपनी यूज इट्स ओन नेम और सम अदर स्पेशल नेम फॉर द प्रोडक्ट। तो कंपनी इसके लिए क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी यूज इट्स ओन नेम। जैसे कि सोनी कंपनी जो है वो माल नहीं है, इट मीन्स सोनी की वॉशिंग मशीन भी होती है, टीवी भी होती है, तो उसने अपने प्रोडक्ट को एक अपना ब्रांडेड नाम दे दिया है। ओके, कुछ भी इसमें ले लीजिए, सोनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह स्पेशल नेम के बेस पर हमें एग्जांपल देख लें, टाइड। जैसे कि टाइड जो है वो कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को स्पेशली एक नाम दिया है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, स्पेशल नेम। तो डिपेंड करता है कि चाहे तो वो अपना इट्स कंपनी का ही नेम यूज करे या फिर कोई स्पेशल नेम भी दे सकती है। नेक्स्ट है आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विस। मार्केटिंग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा मार्केटिंग के अंदर जो हम ध्यान देते हैं वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये एक मेन मोटिव होता है और कह सकते हैं कि ये तो किंग पिन ऑफ मार्केट है।
कि जब तक आप कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। कस्टमर बिकम परमानेंट व्हेन ही इज सेटिस्फाइड विद द कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर तभी परमानेंट बन सकता है जब आपकी सर्विसेज से वो सेटिस्फाइड है। अब कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं हम उसको? सच एज हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन, कि है ना, सब जो भी कस्टमर हैं उनकी कंप्लेंट्स को हैंडलिंग करना, तुरंत उसको सॉल्व करने जाना। आफ्टर सेल सर्विसेज, जैसे कि फ्री सर्विसेज देना। वॉशिंग मशीन खरीद ली हमने या बाइक खरीदी है तो उसके ऊपर हमें क्या मिलती है? फ्री सर्विसेज मिलती हैं। साथ में कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देना, समय समय पर हमें जो भी इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायरमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देते रहना है। ओके, फिर है हमारा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ये भी मार्केटिंग के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले हम ये देख लें कि प्राइस क्या होता है। प्राइस, मनी विच कस्टमर पे टू बाय अ प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो अमाउंट पे करता है वो हमारा क्या बन जाता है? प्राइस। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों हुआ? इसका जस्ट एग्जांपल ले लें कि हम मार्केट जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदना चाहते हैं, तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक देख लें, एक कोका कोला देख लें, एक थम्स अप देख लें। कोका कोला की 200 ml की बॉटल 15 रुपीज़ की है और थम्स अप की 16 रुपीज़ की है, तो वो वहाँ पर क्या कहेगा? ये तो दोनों ही काली, तो 15 वाली ही ले लें। तो वहाँ पर एक 1 रुपये की वेरिएशन से भी वो आपका प्रोडक्ट ना खरीद के कंपटीटर का प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इसलिए 1 रुपया भी हमारा उस प्राइस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस बात को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो मार्केटर शुड कीप इन द माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, डिमांड एंड कंपटीशन। साथ में मार्केटर को क्या क्या ध्यान रखना है कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है और कंपटीटर कितने हैं। अगर आपके कंपटीटर कम हैं और डिमांड ज़्यादा है तो आप प्राइस ज़्यादा रख सकते हो, और अगर कंपटीटर बहुत ज़्यादा हैं तो आप प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो कुछ ये बेसिक पॉइंट्स हैं, उनके बेस पर आप प्राइस डिसाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन एंड सेलिंग की जब आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया है तो उसके बाद आपको देखना है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, उसको कैसे सेल करेंगे। एक्टिविटीज विच आर डन टू कम्युनिकेशन विथ कस्टमर एंड इंक्रीज सेल फ्रॉम एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। हम ऐसी जो कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए और सेल इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसका एडवर्टाइजमेंट दे दें, पर्सनल सेलिंग मतलब सेल्समैन के थ्रू डोर टू डोर हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दें, या सेल्स प्रमोशन की कोई टेक्निक्स यूज करें। सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स मैं अगले चैप्टर्स में बताऊंगी। जस्ट लाइक है डिस्काउंट देना, फ्री सैंपल बांटना, वो सारी चीजें आती हैं आपके सेल्स प्रमोशन के अंदर। पब्लिसिटी करना, न्यूज़पेपर के थ्रू हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर लें या पैम्पलेट्स वगैरह बांट लें। तो ये सारी चीजें करके हम हमारे प्रमोशन और सेलिंग को इंक्रीज करेंगे। ओके, फिर आता है नेक्स्ट हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमने जो भी माल बनाया है अब उसको मार्केट में किस चैनल के थ्रू पहुंचाया जाएगा, और साथ में उसकी सर्विसेज भी गुड होनी चाहिए। जस्ट लाइक जो भी फैक्ट्री के अंदर माल बन रहा है तो वो सीधे कस्टमर के पास नहीं पहुंचता, उसके अंदर होलसेलर, एजेंसी, रिटेलर, तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप यूज कर रहे हैं, और वो साथ साथ में कितनी इन्वेंट्री, वेयर हाउसेस का यूज कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने बहुत लंबा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज किया है, लंबा, इट मीन्स जो आपका प्रोडक्शन है उसके बाद आपने होलसेलर लिया, फिर एजेंसी ली, फिर रिटेलर, तो इट मीन्स इसके बीच में 3 मीडिएटर आ रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। इसी के जगह आपने एक ही मीडिएटर का यूज किया है तो प्रोडक्ट की प्राइस भी लो होगी, क्योंकि वो तीनों लोग भी अपना प्रॉफिट तो कमाएंगे ही। तो इसलिए जितना कि आपका प्रोडक्ट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा यूज करना है। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। देखा जाए तो गुड्स आर कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस।
गुड आर नॉट कंज्यूम्ड, है ना। तो जो हम पर गुड हम बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सारा प्रोडक्ट हमारा कंज्यूम हो जाए। बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होता है कि हमें उसको बाहर भी भेजना होता है, उसकी बाहर भी डिमांड होती है। तो उसके लिए हमें किसका अरेंजमेंट करना रहेगा, ट्रांसपोर्ट। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक सामान देख लें, फ्रीज, टीवी, तो वो सिटी में ही तो ज़रूरत थोड़ी ना होती है, उसकी ज़रूरत बाहर भी होगी। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे जाएगा, हम कैसा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका सो मार्केटर यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसफर गुड ऑफ डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कंट्रीज। हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में भेजने के लिए। कहीं हो सकता है कि लोडिंग टेम्पो से ही हमारा काम चल जाए, तो कहीं हमें रेल के थ्रू भेजना पड़ेगा, तो कहीं बस के थ्रू। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मोड यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कौन से कॉर्नर्स हैं कंट्री के। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इमीडिएट तो नहीं बिक जाता। ऐसा तो नहीं है कि हमने आज बनाया है और आज ही बिक जाएगा। तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें उसके लिए स्टोरेज क्रिएट करने पड़ेंगे, या वेयर हाउसिंग, इट मीन्स गोदाम वगैरह बनाने होंगे। और ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हम हमारे माल को सेफ रख सकें। किससे, मॉइस्चर, इंसेक्ट, थेफ्ट। क्योंकि बहुत सारा माल ऐसा होता है कि मॉइस्चर लगने पर ख़राब हो जाता है, इंसेक्ट लग सकते हैं। जस्ट लाइक एक बात कहें, हम सीमेंट की बात करें, हमारी सीमेंट की फैक्ट्री है, तो थोड़ा भी पानी लग जाएगा तो सीमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए प्रॉपर वेयर हाउसेस चाहिएंगे। तो ये वेयर हाउसेस हम हमारे बना भी सकते हैं या रेंट पर भी ले सकते हैं। तो मार्केटिंग के अंदर हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है फाइनेंसिंग। मार्केटर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको बेचने से लेकर उसको आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करने तक हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। जस्ट लाइक शॉर्ट में देख लें कि कितना रॉ मटेरियल पर खर्च करना होगा, कितना इक्विपमेंट पर खर्च करना होगा, कितना टूल्स पे खर्च करना होगा। तो ओवरऑल हमें कब कब कितना हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए उस बेसिस पर हम फंड का अरेंजमेंट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप अपना फाइनेंस का एज्यूम नहीं कर पाएंगे तब तक आपका काम स्मूथली नहीं होगा। तो एक गुड मार्केटर को फाइनेंस अरेंजमेंट करना भी आना चाहिए। आई थिंक सो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए होंगे। बट अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम इतने सारे पॉइंट को लर्न कैसे करें। अब आपको यहाँ ये इमेजिन करना है कि आप एक खुद मार्केटर हैं। तो खुद मार्केटर हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आज आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, तो अब आप उसको कैसे काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या करें, उसके लिए हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, आपको मैं पैक करके ही बता देती हूँ। आप मार्केटर की तरह गए तो सबसे पहले आपने क्या करा, गैदरिंग करी इन्फॉर्मेशन की और फिर एनालिसिस कर लिया। हो गया, आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, एनालिसिस कर ली है। अब आपको क्या करना है, मार्केट प्लानिंग। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो अब आप क्या करेंगे, प्लानिंग कर लेंगे। ओके, अब आपकी प्लानिंग हो गई है तो प्लानिंग करने के बाद आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना है और उसको डेवलप करना है। प्रोडक्ट डिजाइन भी हो गया है, हमने सोच लिया है कि हमारा इस तरीके का प्रोडक्ट होगा। देन हम उसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंड ग्रेडिंग। हमारा प्रोडक्ट डिजाइन तो हो चुका है, तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी ग्रेडिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ग्रेडिंग, ये सब चीज हमने डिसाइड कर ली है। तो अब हम उसकी पैकिंग कैसे करेंगे और लेबलिंग पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, ये काम भी कंप्लीट हो गया। हमने पैकिंग कर ली, लेबलिंग कर ली, तो साथ में उसका एक ब्रांड नेम भी दे देंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर पहचान सकें। अब ये काम होने के बाद हम उनको सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसकी प्राइस क्या रखेंगे, देन उसको हम कैसे मार्केट में भेजेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे सेलिंग करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हम कौन से चैनल्स यूज करेंगे, होलसेलर यूज करेंगे या डायरेक्ट रिटेलर यूज करेंगे। देन वो भी चीज चूज हो गई तो किस तरीके से भेजा जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे,
तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले हमें कहाँ उसको स्टोरेज करना होगा, क्या वेयर हाउसेज लेंगे, और साथ में इस पूरे ओवरऑल काम करने के लिए कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इसको पूरा आपने एक चेन बना लिया है। तो आई थिंक सो आप इस तरीके से चेन बनाकर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप पॉइंट्स भूलेंगे। आपको अपने आप को मार्केटर बनाकर ही काम करना है, तो आई थिंक सो आपको 13 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।